ऑफ मास सीख लिया था बेटा, राइट। हम लोगों ने दो लॉ सीख लिए थे बेटा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता था कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। किसी भी रिएक्शन के अंदर टोटल मास रहता है वो कंजर्व रहता है बेटा, वो ना क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है कभी भी, ठीक है। टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। ये हम लोग सीख चुके थे ऑलरेडी। उसके बाद हमने सीखा था बेटा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये क्या कहता था, ये बोलता था कि कोई भी केमिकल कंपाउंड है वो हमेशा सेम एलिमेंट से बनता है जो फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं मास की, विच कंबाइंस इन फिक्स रेशियो ऑफ मास। चलो देखो बेटा कैसे करेंगे, इसके एग्जांपल्स बता दिए थे आपको मैंने। आगे लिखेंगे बेटा आप लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हेल्प्स इन law of constant proportion help in calculating the percentage of any element. Law of constant proportion help in calculating the percentage of any element in a given compound. किसी भी कंपाउंड में किसी एलिमेंट की कितनी परसेंटेज है उसको निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, हम लोग इस लॉ का यूज कर सकते हैं बेटा। कैसे, मान लो बेटा आपको निकालना है कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन की कितनी परसेंटेज है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन की परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो कार्बन का मास क्या था एक एटम का, 12 बताया था बेटा, ठीक है। टोटल ऑक्सीजन में क्या होता है 16 का, तो 2 है तो कितना आ जाएगा, टोटल मास कितना बन गया इसका बेटा 44 बनेगा ना, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, एलिमेंट का मास नीचे क्या आएगा पूरे कंपाउंड का मास इनटू में 100। तो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला रहेगा एलिमेंट का, वो क्या रहेगा, मास ऑफ एलिमेंट बाय में मास ऑफ कंपाउंड इनटू में 100। परसेंटेज में आपका आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है। जैसे यहां पर कार्बन का निकाल रहे हो, कार्बन की कितनी परसेंट मास है यहाँ पर 12 है, टोटल कितना है 311, 300 बाय में 11, ये आ जाएगा 11 into 2 22 80 77 2, ये आंसर है बेटा। ये हमारा क्वेश्चन का क्या है आंसर आ गया बेटा, ठीक है। समझ आया नहीं आया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप परसेंटेज निकाल के दिखाइए मुझे, ठीक है। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट, इन कैल्शियम कार्बोनेट। आपको कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कैल्शियम की परसेंटेज निकालनी है। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CaCO3 होता है, बता दिया ये भी, चलो निकालो कैल्शियम की परसेंटेज निकालो उसमें। आपको मास मैंने लिखवाए थे एलिमेंट्स के, कैसे निकालेंगे कंपाउंड का मास, मास ऑफ कंपाउंड कैसे लिखेंगे, देखो बेटा कैल्शियम का मास, देखो एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ
कार्बन प्लस 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ये रहने वाला है बेटा, ठीक है। आप टेबल देखोगे, कैल्शियम का मास कितना है 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 40 प्लस 12 प्लस 48 100। इसके पीछे ना यू और लिख देना, यू इस मास की यूनिट होती है बेटा, यूनिफाइड मास बोलते हैं इसको। ये आगे आएगा कि यू क्यों बोला गया बेटा, ठीक है, लेकिन एक बार पीछे यू लिखते रहना इनके। अब एलिमेंट का मास क्या है कैल्शियम का, परसेंटेज क्या आएगा 40 बाय 100 इंटू में 40%। समझ आ गया। तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि किसी भी एलिमेंट की मुझे परसेंटेज निकालनी है तो मैं क्या यूज करता हूं, डेफिनेट प्रोपोर्शन उसके अंदर यूज होता है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, क्वेश्चन करके दिखाइए। 20 आप लोग निकाल के दिखाइए मुझे। हाइड्रोजन की निकाल के दिखाओ बेटा वाटर के अंदर। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर? हो गया बेटा, निकाला? देखते हैं। पहले वाटर होता है H2O, 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का 1 बताया था, ऑक्सीजन का 16, कितना आ गया 18 आ गया। अब हाइड्रोजन का निकालना है, हाइड्रोजन का है कितना मास, 2 है ना, 2 का 100 बाय 9 11 समझ आ गई बेटा, 11.1%। लेकिन इस लॉ की कुछ लिमिटेशंस थी बेटा। पहले मैंने आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की भी सॉरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की भी क्या बताई थी, लिमिटेशन बताई थी। क्या? न्यूक्लियर रिएक्शंस में ये अप्लाई नहीं होता बेटा, बिकॉज वहां पर मास किस में कन्वर्ट होता है, एनर्जी में। और ये तो बोला था कि मास कंजर्व रहता है, फिक्स रहता है, लेकिन मास मास फिक्स नहीं रहता उस केस में, वह मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन लिखेंगे आप लोग। लिमिटेशन ऑफ लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जिन जिन एलिमेंट्स के आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं उनके लिए बेटा यहां ये एप्लीकेबल नहीं होगा। लिखो बेटा, द लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, द लॉ इज नॉट एप्लीकेबल
if the elements involved in the formation of the law is not applicable, if the element involved in the formation of a compound element involved in the formation of the compound have two or more isotopes, have two or more isotopes. क्या बात है इसका मतलब क्या है? क्या है, कार्बन दो आइसोटोप में एग्जिस्ट करता है, कार्बन 12 भी होता है और कार्बन 14 भी होता है, और कार्बन के एटम का मास 12 भी होता है और 14 भी होता है, ठीक है, लेकिन एटॉमिक नंबर इनका क्या रहता है, सेम रहता है। इन आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप उनको बोलते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो क्या रहता है, सेम रहता है, लेकिन इनका मास क्या होता है, डिफरेंट। जैसे कार्बन के दो एटम्स हैं, दोनों का एटॉमिक नंबर 6 है, लेकिन मास एक का 12 एक का 14 रहता है। तो ऐसे एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोटोप वो एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, लेकिन मास क्या है, डिफरेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कार्बन के दो आइसोटोप्स है 12 और 14। अब मान लो मैं बना रहा हूँ, हम बना रहे हैं CO2 बना रहे हैं, CO2 बना रहे हैं आपने। अगर मान लो आपने कार्बन 12 वाला यूज किया तब तो रेशो क्या बनेगी, 12:32, बिकॉज 16 तो 32 आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास कार्बन 14 वाला है तो क्या बनेगी, 14 रेशो अलग अलग है ना रेशो, यहाँ तो आई है 3:8 और यहाँ आई है 7:16। इसलिए बोला था कि जब एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो हमेशा सेम रेशो में कंबाइन होते हैं, लेकिन अगर उसका एटम मास डिफरेंट है उन सेम एलिमेंट का भी, तब भी वो अलग अलग रेशो बना सकते हैं। समझ आ गई होगी आपको। तो आइसोटोप्स के अंदर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता, सीधी सी बात। वैसे आपके एनसीईआरटी वगैरह में नहीं है चीजें, वैसे मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ आपको बेटा, ठीक है। आइसोटोप्स के अंदर वो तो बता रहे हैं ना आपको बेटा, ये आइसोटोप है इसके, ठीक है। एक नहीं, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट के आइसोटोप होते हैं। ये तो एक एग्जांपल दिया 12-14 वाला। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा एक और भी इसकी डिसएडवांटेज या लिमिटेशन, वो क्या है, देखिए, द एलिमेंट मे कंबाइन इन सेम रेशो द एलिमेंट may combine in same ratio but the compound form is different, but the compound formed is different। ऐसा हो सकता है कि एलिमेंट तो रेशो तो क्या है, सेम है, लेकिन कंपाउंड क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए। इसका एग्जांपल लेना है तो आप, ये है बेटा एक कंपाउंड है, ये C2H5OH, ठीक है, एल्कोहल है, और एक ईथर होता है CH3OCH3। अब रेशो निकालो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, दोनों केस में ये अलग अलग कंपाउंड है दोनों बेटा, ठीक है। इनकी रेशो निकालो आप लोग इसके अंदर मास की। हाँ, रेशो निकालनी है आपको मास की। कार्बन कितने हैं, 2, 32 हो गया। हाइड्रोजन कितने हैं, 5 और 1 6 हो गया। ऑक्सीजन कितने, 1 16। कट करें तो 16 3 और 8, ये रेशो बन गई, ठीक है बेटा। कार्बन कितने हैं, 2 32, सॉरी कार्बन तो 24 आना चाहिए ना, कितना आएगा बताइए। किस टेबल में जा रहे हैं सारे, 12 3 और 8। यहाँ पे देखिए कार्बन 2 है 24, हाइड्रोजन 3 और 3 6, ऑक्सीजन। रेशो दोनों केस में क्या है, सेम है। रेशो दोनों केस में क्या है, सेम, लेकिन कंपाउंड दोनों क्या है बेटा, डिफरेंट है। लेकिन इस लॉ ने क्या बोला था कि सेम एलिमेंट ऑलवेज कंबाइन इन सेम रेशो, ठीक है। इसमें तो यहाँ पर हमने प्रूव क्या किया, रेशो सेम है लेकिन कंपाउंड डिफरेंट हो सकते हैं बेटा, ठीक है। एक एग्जांपल है, जस्ट आपको पता होगा कि लिमिटेशन क्या है इसकी बेटा, ठीक है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। हेडिंग डालो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने कुछ पॉइंट बताए थे बेटा एटम्स के बारे में, एटम के बारे में, ठीक है, वो क्या क्या थे लिखो बेटा। सबसे पहला तो all matter is made up of all matter is made up of very very small particles, इसको क्या बोलते हैं एटम्स बोलते हैं। all matter is made up of very very small particles called atom, ठीक है। all matter is made up of very very small particles called atom, ठीक है। सभी मैटर, कोई भी चीज है इस यूनिवर्स में वो मैटर की है, मैटर होती है, ठीक है। अब मैटर किससे बना है, एटम से बना है, राइट। all matter is made up of very very thin particle called atoms। आगे लिखो and atoms are, second point, indivisible particles, ठीक है। atoms are indivisible particles, मतलब एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते बेटा। लेकिन बाद में क्या प्रूव हुआ कि एटम भी डिवाइड हो सकता है, किसमें, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये सब। पहले क्या प्रूव हुआ बेटा कि एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। लिख लिया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट बेटा एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट, जो भी आपको एलिमेंट गिवन है उसके एटम्स सारे क्या होंगे बेटा, एक जैसे होंगे। एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल in mass, are identical in mass and chemical properties सपोज किसी ने गोल्ड लिया बेटा, ठीक है। अब गोल्ड के अंदर ऐसा तो नहीं होगा कि एक एटम होगा, बिकॉज़ एक गोल्ड, मैंने गोल्ड लगा दिया सिंपल, इसमें भी मिलियंस ऑफ एटम्स आ जाते हैं बेटा, ठीक है। तो अब गोल्ड दिया मान लो मैंने, तो उसको बहुत सारे एटम्स दिए इसके गोल्ड के। अब गोल्ड के जितने भी एटम्स हैं इन सबका मास और प्रॉपर्टीज क्या होंगी बेटा, एक जैसी होंगी। ये पॉइंट बोला है, समझ आ गया। डाल्टन ने सबसे पहले तो बोला कि सारी चीजें इस यूनिवर्स में, मैटर जो है वो किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है, ठीक है। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। सेकंड बोला इसने कि एटम्स आर इनडिविजिबल, एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते बेटा, एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, ठीक है बेटा। तो बाद में क्या हुआ, अभी तो इसने जो बोला था वो पढ़ रहे हैं हम लोग, डाल्टन ने बताया गया था। थर्ड क्या बताया इसने कि कोई भी एटम एलिमेंट है उसके जितने भी एटम्स हैं वो सबके प्रॉपर्टीज और मास क्या होता है, सेम होता है। Atoms of the given element have same mass and chemical properties. Fourth point बेटा, atoms of two different elements have atoms of different elements have different masses and different chemical properties. Atoms of different elements have different masses and different chemical properties. मान लो मैंने एक सिल्वर ले लिया, एक गोल्ड के एटम ले लिए। सिल्वर के एटम मान लो ये है, गोल्ड के एटम ये थे। इनका मास और इनका मास क्या होगा, डिफरेंट होगा, और इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, ठीक है। एटम्स ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। समझ आ गया बेटा, चारों पॉइंट समझ आ गया अभी तक। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, एटम्स आर इंडिविजिबल, ठीक है। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम मास एंड प्रॉपर्टीज, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास एंड प्रॉपर्टीज। फिफ्थ पॉइंट, नेक्स्ट बेटा फिफ्थ पॉइंट, एटम्स कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर रेशियो
ठीक है, क्या बोला, एटम्स कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर रेशियो। एटम्स जो है छोटी होल स्मॉल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं बेटा, कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, एटम्स कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। जैसे बेटा H2O है, H2O कैसे बना है, जब दो हाइड्रोजन के एटम जुड़े और एक किसका जुड़ा, ऑक्सीजन का। एटम्स जो थे वो स्मॉल होल नंबर रेशियो, जैसे रेशियो क्या एटम्स की कंबाइन होने की 2:1 है। स्मॉल होल नंबर रेशियो मतलब कि डेसिमल में नहीं होएगा कि 1.5 एटम हाइड्रोजन का जुड़ जाएगा, 2 उसके जुड़ जाएंगे। कितने होल नंबर देने हैं दोनों बेटा। एटम्स जो है स्मॉल होल नंबर रेशियो में कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। समझ आ गया बेटा, फिफ्थ पॉइंट आ गया, एटम्स कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म द कंपाउंड। समझ आया मुझे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द रिलेटिव नंबर, रिलेटिव का मतलब बताता हूं अभी। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स, the relative number and kind of atoms are constant in a given compound, are constant in a given compound। ठीक है, अब जैसे H2O है तो H2O कब बनेगा, जब दो एटम्स किसकी जुड़ेंगे बेटा, हाइड्रोजन की, और एक एटम किसका जुड़ेगा, ऑक्सीजन का। तो कौन कौन से एटम जुड़ेंगे और कितने जुड़ेंगे, ये क्या है बेटा, किसी भी कंपाउंड के लिए क्या होता है, फिक्स होता है। कितने एलिमेंट जुड़ेंगे, कौन कौन से एलिमेंट जुड़ेंगे और कितने जुड़ेंगे एटम्स के, ये क्या है, फिक्स है बेटा। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स इन अ गिवन कंपाउंड इज ऑलवेज फिक्स्ड। समझ आ गया ना। तो 6 पॉइंट है बेटा जो डेल्टन ने दिए थे और इसी को बोला जाता है डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। पहला पॉइंट, all matter is made up of very very small particles which is called atoms। ठीक है, atoms are indivisible which cannot be divided। Next beta, atoms of same element have same mass and same properties, atoms of different elements have different mass and different properties। ठीक है, और एटम्स जो है स्मॉल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करते हैं ताकि आप बना सके, कंपाउंड बना सके। और लास्ट मैंने बोला बेटा कि कितने होंगे और कौन कौन से होंगे ये फिक्स होता है किसी भी कंपाउंड में। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स इन अ गिवन कंपाउंड इज ऑलवेज फिक्स। समझ आ गया बेटा, ठीक है। एक बार रीड करो बेटा, एक बार यहाँ तक, उसके बाद आगे कराता हूँ बेटा। एक्सप्लेनेशन ऑफ Dalton atomic theory, sorry, laws of chemical combination by Dalton atomic theory। ठीक है, पहला देखो बेटा, इसने क्या बोला था, पहला पॉइंट क्या था कि सारा का सारा मैटर किसका बना हुआ है, और एटम्स क्या है, इंडिविजिबल है, मतलब ना ही उसको हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जबकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, पहला लॉ क्या था कंजर्वेशन ऑफ मास का, ना ही मास को क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जब मैटर ही नहीं क्रिएट होता ना डिस्ट्रॉय होता, तो इसका मतलब क्या है, मैटर बना किसका हुआ है, एटम्स का बना हुआ ना, तो एटम भी कैसे होंगे। ठीक है, तो इसने एक्सप्लेन कर दिया वो चीज। कैसे लिखेंगे आप, लिखिए अकॉर्डिंग टू डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, according to Dalton's atomic theory, matter is made up of atoms। ये कौन सा पोस्टुलेट था, ये पहला था। मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स
ठीक है, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये कौन सा पोस्टुलेट था? ये सेकंड वाला था बेटा। देखो डेल्टन ने ये बताया था कि मैटर किसका बना हुआ है? एटम्स का बना हुआ है। और दूसरा क्या बोला था इसने कि ना ही क्रिएट करते हैं एटम को, ना ही डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इस वजह से ने बोला कि जब एटम ही क्रिएट नहीं हो सकता तो किसी का मास कैसे क्रिएट होगा बेटा? ऑब्वियस सी बात है, जब कोई चीज बनी एटम से है, जब एटम को ही हम क्रिएट डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते तो उसको हम मास को कैसे करेंगे? समझ गए ना? तो इस वजह से अगर आपको पेपर में आता है कभी कि कौन सा पोस्टुलेट जो है डेल्टन का, वो ये बताता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को स्टेटमेंट देता है, तो क्या आंसर आएगा? सेकंड लॉ बेटा, सेकंड वाला पोस्टुलेट बताएंगे क्या एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, आंसर आएगा सेकंड पोस्टुलेट वाला बेटा। क्यों? जब एटम ही नहीं बन सकता तो मास कैसे बनेगा किसी बॉडी का? बिकॉज हमें पता है किसी बॉडी का मास बनता कैसे है? एटम से तो बनता है। समझ गए ना ये बात को? तो विच लॉ एक्सप्लेन इट? सेकंड लॉ बेटा, सेकंड पोस्टुलेट जो है डेल्टन का, वो एक्सप्लेन करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। पेपर में आता है कि विच पोस्टुलेट एक्सप्लेन्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड है बेटा, हेडिंग डालेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ explanation of law of constant proportion, explanation of law of constant proportion। इसमें क्या बताया था बेटा? इसमें लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि कोई भी कंपाउंड है वो हमेशा सेम एलिमेंट से बनता है which combines in fixed ratio by mass, जो मास की फिक्स रेशियो से कंबाइन करते हैं बेटा। लेकिन यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पे क्या बता रहा है डेल्टन ने? क्या बताया था कि एटम्स जो है स्मॉल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करते हैं ताकि कंपाउंड बना सके। बात देखी जाए तो वही की वही है बेटा। उसने भी बोला कि एटम हमेशा सेम एलिमेंट, कंपाउंड हमेशा सेम एलिमेंट का बनता है जो हमेशा सेम रेशियो में कंबाइन करता है मास की। और यहाँ पर इसका पोस्टुलेट 5 क्या कहता था कि एटम्स जो है स्मॉल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करते हैं ताकि आप बना सके कंपाउंड बना सके। तो कौन सा पोस्टुलेट इस लॉ को एक्सप्लेन करता है? फिफ्थ पोस्टुलेट बेटा। आंसर लिख लो, पोस्टुलेट नंबर 5, जो क्या कहता है बेटा? एटम्स कंबाइंस इन स्मॉल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। एटम्स कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। ठीक है बेटा, राइट। यहां पर आपका बेटा ये डेल्टन एटॉमिक थ्योरी ओवर होती है बेटा। ठीक है, कल हम लोग सीखेंगे क्या इसकी ड्रॉबैक्स थी, क्या कमियां थी डेल्टन एटॉमिक थ्योरी में, और उसके बाद फिर एटम शुरू होएगा, एटम क्या होता है, ठीक है, और एटम के लिए क्या क्या सिंबल यूज किए गए, इस सोडियम को Na क्यों बोला गया, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग इसको स्टडी कर लेना और कोई दिक्कत आए तो फिर फोन करके पूछ लेना। ठीक है, ओके बच्चों।